ठीक आहे. प्रार्थना म्हणूयात आणि आपलं आजचं सत्र सुरू करूयात. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. शुरुआत से ही हिंदी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि आगे अगर अलग विद्यार्थी ज्वाइन हुआ तो फिर भाषा का टेम्पो बना रहेगा. ठीक है. तो इसके पहले के सत्र में हमने परसों देखा था कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहले अध्याय का अध्ययन हमने शुरू किया था, और उसमें जो पहले एक 5 के ऊपर सूत्र थे, उनमें जो अष्टांग हृदय इस पूरे ग्रंथ की फिर इस अध्याय की जो एक प्रस्तावना आई है वो हमने देखी थी. और हमने देखा था कि उसके आगे जाकर जो ये छठे सूत्र की दूसरी पंक्ति है, उससे आयुर्वेद के जो अध्ययन के विषय है उनकी शुरुआत होती है, और उससे आगे हम आज देखने वाले हैं. और हमारा आज का अध्ययन का जो मुख्य विषय होगा वो होने वाला है दोष. सो देखेंगे कि देखो, पहला ही जो सूत्र है जो हमें आयुर्वेद के विषय के बारे में अध्यापन करना शुरू करते हैं जिस सूत्र से, उसका जो पहला ही वर्णन का भाग है वो दोष है. और इसलिए दोषों को समझना ये हमारे आयुर्वेद समझने के लिए अनिवार्य है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. और ये बात वाग्भट स्वयं भी मानते हैं, और इसलिए उन्होंने दोषों के ज्ञान से उन्होंने अध्याय की इस अध्यापन की शुरुआत की है. और आगे जाके तकरीबन एक 10 से ऊपर सूत्र उन्होंने दोषों के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है उनको संक्षेप में हमारे सामने रखना चाहा है. तो उनको हम देखने वाले हैं. देखिए शुरुआत में क्या है सूत्र, छठे सूत्र की दूसरी पंक्ति, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, ये सूत्र है. तो ये बात तो ऑब्वियसली, मतलब आप अभी आपको शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, कैसा है कि मानो कि आप पहली बार आयुर्वेद के विषय को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पहली बार आप आयुर्वेद के अलग अलग परिभाषाओं को सुन रहे हैं. ये ध्यान में रखकर हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कि दोष, ये संकल्पना आपको समझ में नहीं, अभी तक समझ नहीं पा रही है, आपको अभी तक पता ही नहीं. ऐसा मानकर हम अभी आगे जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार वाग्भटाचार्य हमारे सामने इस संकल्पना को संक्षेप में लेकिन अत्यंत सरलता से रखते हैं. तो वायु पित्तम कफः च, वायु पित्त और कफ, च ये जो शब्द है इसको अव्यय कहते हैं संस्कृत में. अव्यय यानी ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं है. आप देखोगे तो अन्य जो शब्द होंगे यानी नाम होंगे जिसको नाउन्स कहते हैं, या क्रियापद होंगे जिसको वर्ब्स कहते हैं, इनके अलग अलग रूप होते हैं. जैसे वायु का वायु, पित्त का पित्तम, कफ का कफहा, तो उनको कोई तो आगे जाके रूप बनता है, उनमें बदलाव होते हैं. लेकिन ऐसे कुछ शब्द होते हैं उनके कभी भी बदलाव नहीं होते. च, इति, इनको अव्यय कहते हैं. ये बात सिर्फ ध्यान में रखना. और आप देखेंगे आगे जाकर कहीं भी ये शब्द आए तो उनको च को च ही रहता है, इति का इति ही रहता है, और उनका अर्थ वही का वही रहता है. वैसे ही जब जब आपको च ये शब्द देखने के लिए मिले तो उसका अर्थ होने वाला है और, हिंदी में, या अंग्रेजी में एंड. तो वायु पित्त और कफ, इति, इति यानी इस प्रकार, त्रयो दोषाः समासतः, यानी त्रयाः दोषाः समासतः. त्रयः यानी 3, दोष यानी दोष परिभाषा हो गई, समासतः, समासतः इस शब्द का अर्थ है संक्षेपतः, यानी इन शॉर्ट, इसको मराठी में कहते हैं ना थोड़क्यात. सो यहाँ पे उन्होंने जो इस सूत्र का हम अर्थ देखेंगे शब्दशः क्या होता है, तो वायु पित्त और कफ इस प्रकार के 3 दोष संक्षेपतः कहे गए हैं. अब यहाँ पे देखो कि ये जो अष्टांग हृदय और फॉर दैट मैटर कोई भी संहिता ग्रंथ अगर आप देखें तो वो किसी भी एरर या मिस्टेक से परे होता है. उनमें कोई भी आपको मिस्टेक या एरर नहीं मिलेगी. और इनके कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है, इसकी एक बहुत सुंदर लिस्ट
आपको चरक संहिता के टीका में अंत में देखने के लिए मिलती है, उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। कहने की बात ऐसे है कि आप इसमें अगर कोई बात देखे कि आपको ऑब्जेक्शनेबल लगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बात रखूंगा कि देखो भाई, वायु पित्त और कफ ये 3 दोष है, ये हमें गिनने में आ रहा है ना, हम वी कैन काउंट इट, वायु 1, पित्त 2 एंड कफ 3। अगर हम इतना गिन पा रहे हैं तो फिर एक बार सूत्र में उसको 3 यानी त्रय ऐसा कहने की आवश्यकता क्या? इट इज अ रिपीटेशन, इट इज अ नीडलेस रिपीटेशन। और अगर आप ये बाकी सब समझ पा रहे हो, भाषा समझ पा रहे हो, इसके मूलभूत सिद्धांत पढ़ रहे हो, वो समझ पा रहे हो, तो क्या आपको गिनती नहीं आती? गिनती आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इनको 3 यहाँ पे हम गिनती कर पा रहे हैं तो फिर एक बार 3 ऐसा कहने की आवश्यकता क्या? और अगर आवश्यकता नहीं होती और फिर भी उन्होंने यहाँ पे 3 इस शब्द का उल्लेख किया है, तो उसको हम कहेंगे वो पुनरुक्ति हो गई, इट्स द नीडलेस रिपीटेशन, which should have been avoided, and if it is not avoided then it is a major mistake, it is an error committed by the ग्रंथकार। ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता है। लेकिन हमें, और अगर आप टीका पढ़े तो टीका में आपको इस सब के जो सॉल्यूशन है जो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो टीकाकार यहाँ पे बहुत सुंदर पद्धति से लिखते हैं कि भाई त्रयाः, ऐसा लिखने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि अगर आप अन्य मत पढ़े, देखो जिस काल में या अभी भी आप अलग अलग मतांतर देखो आयुर्वेद के फील्ड में ही, तो लोगों के खुद के विचार से वो कुछ मत प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि वायु पित्त कफ, इसके साथ साथ रक्त, ये भी एक दोष है। तो ये भी एक बहुत दृढ़ एक जो मत था, वो उस समय भी प्रचलित हुआ करता था। और उस मत को पहले ही उसको डिनाय करने के लिए ये 3 ही दोष है, ये कहना बहुत ही आवश्यक हुआ था। यानी जब मुझे किसी को बुलाना है कि भाई राम, श्याम और भरत, आप तीनों ही यहाँ पे आओ, यानी कि उसके बिना चौथा कोई भी आना नहीं चाहिए, ये जब मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं 3 ही यहाँ पे आना है, ऐसा एम्फसिस करके कहता हूँ, ऐसा मैं दोहराता हूँ। तो यहाँ पे भी 3 एक क्यों दोहराया है? क्योंकि मुझे वाग्भट को ऐसा अपेक्षित है कि भाई वायु पित्त कफ छोड़कर बाकी कोई भी दोष इस परिभाषा के अंडर क्लासिफाई नहीं होता है, रक्त नहीं, आम नहीं और कोई भी नहीं। तो टू अंडरलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दोष, दे बीइंग ओनली 3 इन द नंबर, यहाँ पे उन्होंने 3 इस संख्या को अंडरलाइन करके उसका उल्लेख किया है। ओके, मूविंग अहेड, दोषाः। अब दोष ये परिभाषा को देखें, हम आयुर्वेद में और फॉर दैट मैटर सारे वैदिक शास्त्रों में किसी भी परिभाषा को, किसी भी टर्मिनोलॉजी को, उसको वही नाम क्यों दिया है, व्हाई इट इज कोटेड एज सच, इसके पीछे भी रीजनिंग होता है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है। लाइक हियर दोषाः, दोष इसका अर्थ हम सब मराठी हिंदी में जानते हैं कि इसमें दोष यानी कोई तो बिगड़ी हुई बात, गलत बात। दोष और गुण, ये प्राय शब्द हम विपरीत अर्थी इस प्रकार से जानते हैं, है ना? तो दोष ऐसा क्यों कहा गया है इनको, ये बात समझ ले तो आगे आगे के जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है इनका वो और सुलभ हो जाएगा। तो दूषण स्वभावात् दोषाः, ऐसा कहा गया है। दूषण स्वभावात्, जिनका स्वभाव, जिनका नेचर ये दूषण करना है। दूषण का अर्थ है दूसरों को बिगाड़ना, दूसरों को खराब करना। अतः जो द्रव्य या जो वस्तुएं अन्य वस्तुओं को बिगाड़ने या अन्य वस्तुओं को खराब करने की क्षमता जिनमें है, ऐसे वस्तुओं को हम दोष कहेंगे। दोज हु कैन विशेट अदर्स आर नोन एज दोष। तो यहाँ पे हमें दोष इस शब्द से यह बात समझ में आती है कि वायु, पित्त और कफ ये शरीर में, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा जो वर्णन है वो शरीर के भीतर का है। तो शरीर के भीतर वायु, पित्त, कफ ये शरीर के अन्य घटकों को बिगाड़ सकते हैं, उनको दूषित कर सकते हैं, और इसलिए इनको दोष कहा गया है। ये बात समझ के लेना है। इसके बारे में थोड़ा और जो आगे वर्णन आएगा तो ये संकल्पना और हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे जैसे आगे आगे के सूत्र आएंगे तो हम इस संकल्पना को और अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे इतना समझ लो लेकिन कि ये जो 3 है ना, वो शरीर में अन्य घटक द्रव्यों को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।
They are capable to disturb, to vitiate other body entities present around them and along with them. Okay. समासतः, संक्षेपतः, तो यहाँ पे जब वो कहते हैं कि वायु, पित्त और कफ, ये संक्षेपतः, इन शॉर्ट दोष है, 3 दोष है, तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि इसका अर्थ कि इसका विस्तार भी कर सकते हैं हम. इफ दिस इज एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट, देन देयर हैज टू हैव समथिंग इन एन एलेबोरेट मैनर. कुछ विस्तार से भी दोषों का वर्णन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. आगे जाके जो आप पढ़ने वाले हैं अध्याय क्रमांक 12, उनमें आपको हर एक दोष के 5-5 प्रकार, भेद ये देखने के लिए मिलेंगे. तो अगर संक्षेप में हम 3 प्रकार के दोष ऐसा कहते हैं, तो विस्तार से हमें दोषों का हर एक दोष के 5-5 प्रकार है, ऐसे हम उसको कुल मिलाकर 15 प्रकारों के द्वारा भी पढ़ सकते हैं. इतना ही नहीं, जब दोषों के संयोग भी होते हैं, यानी वात पित्त साथ में, पित्त कफ साथ में, फिर वात कफ साथ में, फिर तीनों साथ में, ऐसे उनके संयोग से, उनके कॉम्बिनेशंस के, परम्यूटेशंस के और अलग अलग भेद हो सकते हैं. सो देयर कैन बी many different combinations also which are possible, which exceed the number 3. तो इसीलिए क्रमांक 3 ये संख्या है, ये सबसे संक्षेप में उनका वर्णन है कि वायु अलग, पित्त अलग और कफ अलग. ये 3 प्रकार के संक्षेप में दोषों का वर्णन होता है. उनके कॉम्बिनेशन हो गए, उनके और अगर हम भेद देखने लगे, टाइप्स देखने लगे, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है, और वो संख्या हम आगे जाके आगे के अध्याय में देखने वाले हैं. ये सारी बातें एक शब्द जो है समासतः, इससे हमें समझ में आती है. तो देखिए, देखने के लिए तो कुल मिलाकर एक 7 या 8 शब्दों का ये एक सूत्र है, लेकिन इनके अगर हम हर एक शब्द के पीछे का अर्थ, हर एक शब्द के पीछे का प्रयोजन, आशय समझ के लिए, तो हम ये समझ पाएंगे कि ग्रंथकारों को इस सूत्र से क्या अर्थ ये हमें कन्वे करना अपेक्षित है. और ये समझने के लिए हम बेसिकली जो आयुर्वेद को अपेक्षित है, ऐसे जो अन्य अन्य शास्त्रों का अध्ययन है, संस्कृत होगा, छंद होंगे, निरुक्त होगा, इनका अध्ययन किए बिना हम बीएमएस को आ जाते हैं. आप में सारे उस प्रकार से बीएमएस को आए हैं. अतः हमें हर एक शब्द के पीछे की डेप्थ ये पता नहीं होती, लेकिन उसके लिए हमें सबसे ज्यादा मदद होती है वो टीकाओं की होती है. वाग्भट में जो भी अरुण दत्त, हेमाद्री, इनकी टीकाएं हैं, वो टीकाएं अगर हम मूलतः पढ़े, तो हमें इन हर एक शब्द के पीछे क्या महत्व है, इस शब्द से हमें क्या क्या अर्थ समझ के लेना है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है. अतः ये एक सूत्र, ये एक पंक्ति है, लेकिन ये सारा आशय इसके पीछे का जो है वो हम समझ पाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया दोषों का इंट्रोडक्शन. इसी प्रकार से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे. एक ही बात मैं यहाँ पे सिर्फ आपको देखने के लिए कहूंगा कि दोषों का जो वर्णन का जो सीक्वेंस आया है, जो क्रम आया है, वो देख लीजिएगा, वायु, पित्त और कफ, क्योंकि इसी सीक्वेंस से, इसी वर्णन से आगे आगे अन्य अन्य वर्णन भी हमें देखने के लिए देखने मिलते हैं. ठीक है, अब देखो सूत्र क्रमांक 7, उसकी पहली पंक्ति, विकृता विकृतम देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च. विकृता विकृतम देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च. अब इसमें ते हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसका बहुवचन है, प्लूरल है. ते यानी वह. कौन वह? वायु, पित्त और कफ, इनको उन्होंने संबोधित किया है. तो वो ये 3 क्या, विकृत विकृता, यानी विकृत और अविकृत, ऐसी उनकी 2 अवस्थाएं संभाव्य है. There are 2 possibilities of 2 different conditions of the dosha. One is they being vikruta and other they being avikruta. विकृत इनका अर्थ है कि abnormal, अविकृत इसका अर्थ है कि नॉर्मल. इतना ही अभी हम देखेंगे. इसका और आगे बहुत डिटेल में वर्णन हमें देखने के लिए बिल्कुल मिलता है इस अध्याय में, आगे के अध्याय में, तो तब तक वो बात देखेंगे. अभी हम यहाँ पे वाग्भट ने इस सूत्र से उसको जितना कन्वे करना है उतना समझने का प्रयास करेंगे. तो दोष ये शरीर में दो अवस्था में हो सकते हैं, इधर दे आर इन द नॉर्मल कंडीशन और दे आर इन द एबनॉर्मल कंडीशन. तो अगर वो विकृत है यानी एबनॉर्मल कंडीशन में है, तो वो क्या करते हैं, देहम घ्नन्ति,
और वो अगर अविकृत है यानी नॉर्मल कंडीशन में है तो वो देहम वर्तयंती। तो देह यहाँ पे जो कर्म है, जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है। क्या है वो? शरीर। देह का अर्थ है शरीर, हमारा ये बॉडी। तो ये दोष इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं अगर वो विकृत हो यानी वो एबनॉर्मल हो, और अगर वही दोष प्राकृत या अविकृत या नॉर्मल है तो वो इसी शरीर को वर्तयंती यानी बनाए रखते हैं, सस्टेन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली देह को बनाना और देह को नष्ट करना, ये किस एंगल से अर्थ कहे हैं? सो टू मेंटेन द हेल्थ एंड टू डिस्टर्ब द हेल्थ। क्योंकि हेल्थ, अगर हेल्थ यानी क्या है? नथिंग टू आयुष्य की जो स्थिति है, जो अनुबंध है, उसको बनाए रखना। सो दे आर इनडायरेक्टली, इन अदर वर्ड्स, टेलिंग अस रिगार्डिंग हेल्थ ओनली। सो दैट मीन्स कि अगर दोष ये प्राकृत अवस्था में हो, दोष ये नॉर्मल कंडीशन में हो, तो हेल्थ, स्वास्थ्य बना रहेगा। और अगर दोष ये विकृत अवस्था में हो, वो एबनॉर्मल हो, तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और अगर स्वास्थ्य बिगड़ता गया तो शरीर का, देह का नाश हो सकता है ग्रेजुअली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमने अभी अभी देखा था कि इनको दोष क्यों कहा है। देखिए, अगर इनको दोष कहा है तो फिर क्या इनके कोई सामान्य कार्य है ही नहीं क्या? क्या वो हमेशा, हर समय, कंटिन्यूअसली अन्य वस्तुओं को बिगाड़ने का ही काम करते हैं क्या? तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा हमें इस पंक्ति से समझ में आता है कि वो दोष यानी अन्य वस्तुओं को बिगाड़ने का, अन्य वस्तुओं को खराब करने का, और उस द्वारा शरीर को बिगाड़ने का काम कब करते हैं? जब वो विकृत अवस्था में हो तब। जब वो प्राकृत अवस्था में होंगे, जब वो नॉर्मल अवस्था में होंगे, तो वह दोष यानी अन्य वस्तुओं को दुष्ट करने का काम नहीं करेंगे। अतः उनको दोष कहने के पीछे का जो एक और कंडीशन थी, वो यहाँ पे हमें समझ में आ गई कि जब वो एबनॉर्मल होते हैं तब वो अन्य वस्तुओं को खराब करने की, बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनको दोष कहते हैं। जब वो नॉर्मल अवस्था में होंगे तो उनको हम दोष कहने के बावजूद भी वो अन्य वस्तुओं को बिगाड़ेंगे नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा वो शरीर को बनाए रखेंगे, शरीर के कर्मों को अच्छी तरह से वो एग्जिबिट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द दोष। ठीक है, तो ये तीन दोष, वात पित्त कफ, इनके आगे ये जो इनकी बेसिक संकल्पना है, बेसिक कंसेप्ट है, वो समझने के साथ साथ एक और बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो वात पित्त कफ है, अल्टीमेटली ये भी पंच महाभूतों से बने हैं। पंच महाभूत ये हमारे इस जो भौतिक विश्व है, या जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है, विश्व तो कहेंगे, उसमें भी हमारी फिजिकल बॉडी है, उसका जो बेसिक एंटिटीज है, ये अब जो पांच, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांचों को हम पंच महाभूत ऐसा कहते हैं। दे आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द फिजिकल एंटिटीज इन द यूनिवर्स, एंड आवर फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो हमारा शरीर भी इन पांच महाभूतों से बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई एटम, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे बना है। वैसे ही ये पांच बेसिक एंटिटीज हम हमारे शास्त्र में मानते हैं, और उनसे हर एक शरीर के घटक बने हुए हैं। उनसे फिर उनके जो दोष है हमारे शरीर के घटक, वो भी उनसे बने हुए होंगे। तो किस प्रकार बने हैं? देखिए, जो वात नाम का या वायु नाम का दोष है, उसमें हमें आकाश और वायु महाभूत, इनका आधिक्य देखने के लिए मिलता है। जो पित्त नाम का दोष है, उसमें हमें अग्नि और जल, इनका, इन महाभूतों का आधिक्य देखने के लिए मिलता है। और जो कफ दोष है, उसमें हमें जल और पृथ्वी, इन दो महाभूतों का आधिक्य देखने के लिए मिलता है। यानी हर एक दोष में किसी एक या दो महाभूतों का आधिक्य, प्रीडोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलता है, और उस कारण उस महाभूत की जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है, और ऑब्वियसली जो फंक्शन है वो भी डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये अगर हम समझ ले तो इसके आगे आके इनके जो कार्य है, उनके जो गुण है, वो समझ के लेना बहुत ही सुलभ, आसान हो जाता है।
So just I'll repeat once again so that we will remember that very firmly कि वायु या वात दोष ये आकाश और वायु इन महाभूतों से बना है। पित्त दोष ये अग्नि और जल इन महाभूतों से बना है। और कफ दोष ये जल और पृथ्वी इन महाभूतों से बना है। इन महाभूतों के बारे में और बहुत सारी जानकारी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं उनके इतने गंभीरतया उसका अर्थ देखने के लिए नहीं जाऊंगा। हम आगे आगे जैसे उनका अलग अलग सूत्र देखेंगे, तब जो जो आवश्यक इनका एलेबोरेशन है वो हमारी समझ के लिए जितना आवश्यक है उतना हम देखते जाएंगे। अभी जितना मैं कह रहा हूं उतना सिर्फ हमारी बुद्धि में दृढ़ करने का प्रयास करो, ठीक है। सो व्हाट वी सॉ, विकृता विकृताः देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च। दोष जब विकृत होते हैं तो वो शरीर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, और जब वो अविकृत होते हैं तब वो शरीर को बनाए रखते हैं, सस्टेन मेंटेन करने की क्षमता उनमें होती है। अब उनका शरीर में स्थान या उनका शरीर में कहां कहां पे फैलाव है वो आगे के सूत्र से उन्होंने हमें कहा है। ते व्यापिनोपि हृन्याभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। ते व्यापिनः अपि हृन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। ऐसा इसका संधि विग्रह करके हम देख सकते हैं। तो फिर एक बार देखो, ते ये सर्वनाम आया, ये प्रोनाउन आया। ते ये फिर एक बार किसको इंडिकेट करता है, संबोधित करता है? दोषों को, वायु पित्त और कफ। तो वो दोष कैसे है? व्यापिनः। व्यापिनः इसका अर्थ है सर्व शरीर व्यापी। तो दोष, तीनों दोष, हर एक दोष ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो सिर से लेके पांव तक शरीर के हर एक कोने में ऐसा कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं जहां पे इन तीनों दोषों में से एक दोष ना हो। अतः ये बात भी बहुत समझना आवश्यक है। देखिए कि शरीर में हर एक कोने में, शरीर के हर एक छोटे 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 हिस्से में तीनों दोषों की उपस्थिति होती है। ये सारी बात उन्होंने व्यापिनः इस शब्द के द्वारा हमें कन्वे की है। तो ते व्यापिनः, वो तीनों दोष शरीर व्यापी होकर भी, अपि इस शब्द का, ये फिर एक बार एक अव्यय आया। इस अव्यय, इस शब्द का अर्थ है ऑल्सो, भी, मराठी में सुद्धा। अतः ये तीन दोष सर्व शरीर व्यापी होकर भी, तो as these three dosha, they are omnipresent in our body still. What? हृन्नाभ्योः अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयः। स्टिल शरीर में उनके विशेष उपस्थिति के कुछ स्पेशल स्थान है। यानी जैसे कि घर, ये मेरा, मेरे बहन का, मेरे माता, मेरे पिता, सबका होता है। और हम घर में हर रूम में, किचन, हॉल, बेडरूम में, हम चारों जो फैमिली मेंबर्स है वो कहीं भी जा सकते हैं। सो वी ऑल ओन ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर हाउस, बट स्टिल हर एक का अलग बेडरूम होता है कि नहीं? और उसको हम कहते हैं कि ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे बहन का बेडरूम है, ये मेरे माता पिता का बेडरूम है। तो वैसे ही कि इन सारे दोषों को पूरे शरीर में उनकी उपस्थिति होने के बाद भी उनके स्वतः के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ शरीर के स्थान है। और वो कहां कहां पे है? सो दीज आर द एरियाज ऑफ प्रिडोमिनेंस ऑफ ईच दोष। हृन्नाभ्योः, हृत यानी हृदय, नाभि यानी हम कहते हैं कि उसको जो नेवल रीजन होता है वो। तो हृदय और नाभि के अधो यानी बिलो, नीचे, मध्य यानी इन बिटवीन यानी बीच में, ऊर्ध्व यानी अबव यानी ऊपर। तो ये जो हृदय और नाभि के नीचे, बीच में और ऊपर जो स्थान है वहां पे इनका संश्रय है, यानी इनका वहां पे मुख्य आश्रय होता है। तो टीकाकार ये बहुत हमें सिंप्लीफाई करके बोलते हैं। देखो क्या कहते हैं वो, नीचे मैंने लिखा है, तत्र नाभे है अधः वायोः स्थानम। अब हृदय और नाभि दोनों के नीचे ऐसा कॉमन भाग कौन सा है? ऑब्वियसली नाभि के नीचे वाला भाग। सो दैट इज द एरिया बिलो द नेवल रीजन इज टू बी कंसिडर्ड एज द प्रधान आश्रय ऑफ वायु। क्यों? हमने पहले में अभी भी कहा था आपको कि क्रम को याद रखो। जो वायु, पित्त, कफ, ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आगे इस अध्याय में हमें वर्ण देखने के लिए मिलता है। तो वैसे ही जो यहाँ पे उनके प्रधान स्थान है, देयर एरियाज ऑफ प्रिडोमिनेंस, दे आर इन द सेम सीक्वेंस। अधो वायु का है,
मध्य पित्त का है और ऊर्ध्व कफ का है। इसलिए अधो यानी नाभि के भी अधो, सबसे अधो ये जो शरीर का आश्रय है वो वायु का, ये जो शरीर का भाग है वो वायु का स्थान है, वायु का आश्रय है स्पेशली। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि वहां पे पित्त है कफ नहीं है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि वहां पे वायु का जो कार्य होता है और वायु की वहां पे जो भी अवस्थिति होती है वो अन्य दो दोषों से ज्यादा है। आपके बेडरूम में माता पिता भी आ सकते हैं, लेकिन आप आपका ज्यादातर समय उस बेडरूम में निकालते हैं, इसलिए उसको आपका बेडरूम ऐसा कहते हैं। सेम कंडीशन इज हियर। सेकंड देखिए मध्य, ये किसका स्थान है? पित्त का। किनका मध्य? हृदय और नाभि, इनका मध्य। तो मैंने जो आपको जो दाहिने बाजू में जो आपको बॉडी दिखाई है उसमें जो दो जो लाल रेखाएं हैं उनके बीच वाला वो हो गया मध्य भाग। वो किसका है? वो है कफ दोष, आई एम सॉरी, वो है पित्त दोष का स्थान, पित्त दोष का प्रमुख आश्रय। और ऊर्ध्व यानी अभाव, किसके अभाव? नाभि और हृदय दोनों के अभाव, यानी हृदय के ऊपर। सो जो ऊपरी लाल रेखा है उसके ऊपरी जो हिस्सा है शरीर का, जो उसके ऊपरी भाग है वो कफ दोष का प्रधान स्थान है। हृदयात ऊर्ध्वम कफस्य, हृदय के ऊपर वाला जो स्थान है वो कफ का प्रधान स्थान है। तो ये बात हमें यहाँ पे उन्होंने हमें कही कि शरीर, सारा शरीर, सारे शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों रहते हैं, और वो तीनों रहने के बाद भी उनके स्वयं के प्रधान स्थान है। वो कैसे कैसे है? नाभे अधो वायु स्थानम, नाभि के नीचे वायु का प्रधान स्थान है। हृन्नाभ्यो मध्य पित्तस्य, हृदय और नाभि इन दोनों के बीच में पित्त का, और हृदय ऊर्ध्वम कफस्य, हृदय के ऊर्ध्व कफ का। ये उनके स्थान, उनके लोकेशन, ये हमें इस सूत्र से समझ में आते हैं। ठीक है। फिर ये होने के बाद उसके आगे उन्होंने कहा है कि जैसे हमने उसके वेयर अबाउट देखे कि वेयर द दोष आर लोकेटेड, उसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि इन विच टाइम पीरियड दे आर मोर फंक्शनल और दे आर मोर एक्टिव। वो सूत्र आता है वो आगे वाला, वयोः रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्यादिगाः क्रमात्, वय अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगाः क्रमात्। देखो यहाँ पे उन्होंने क्रमात् इस शब्द को कहा है, जो हम देख रहे थे कि क्रम से आप क्रमों को फॉलो करो। कौन सा क्रम? वायु, पित्त और कफ। ते ये प्रोनाउन, ये सर्वनाम फिर एक बार आया। ते इसका अर्थ होता है वह कौन? वायु, पित्त और कफ। तो ते क्रमात्, वो तीनों क्रम से। क्या? वय अहो रात्रि भुक्त, इसके क्रमशः अर्थ क्या है? देखो, वय इसका अर्थ है एज, अह यानी सूर्योदय, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, जिसको हम दिन कहते हैं, डे टाइम, वो उसको अह कहेंगे। रात्रि, रात्रि यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, उसको नाइट कहेंगे। और भुक्त, भुक्त यानी जिसने अभी अभी भोजन किया है, ऐसी अवस्था। इट इज द कंडीशन व्हेन यू हैव जस्ट ईटन सम फूड, यू हैव जस्ट सम कंज्यूम सम फूड, उस अवस्था को भुक्त कहेंगे। तो वय, अह, रात्रि और भुक्त, इन तीन जो अभी ये क्या हो गई? ये तीन स्पेसिफिक कंडीशन है, ये तीन स्पेसिफिक काल है। सो इन काल के अकॉर्डिंगली अंत, मध्य, आदि गाहा। नाउ दीज आर आल्सो द टाइम स्लॉट्स। अंत मतलब द लेटर टाइम स्लॉट या आखिरी वाला काल का हिस्सा, मध्य यानी इन बिटवीन, मध्य वाला काल का हिस्सा, और आदि यानी पहले वाला काल का हिस्सा, बिफोर। सो विथ रिस्पेक्ट टू ये जो वय अहोरात्रि भुक्त है, उनके अंत में, उनके बीच में और उनके शुरुआत में क्रमशः वायु, पित्त और कफ, इनका प्राधान्य होता है, इनका बल अधिक होता है। तो अब अगर इनका हम टेबल देखेंगे तो आप बात ये आसानी से समझ पाओगे। देखिए, वयो रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्यादिगाः क्रमात्। तो अंत वय, पहले वय को देखेंगे। वय हमारा जो एज होता है, सो समझो हमारा करंटली एवरेज जो आयुर्मान है वो अराउंड 70 के आसपास है, 70-80 के आसपास, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उसका जो इनिशियल समझो मानो कुछ साल होते हैं, वो कहते हैं कैसे होते हैं? आदि, जो आखिरी वाला कॉलम है वो का है आदि यानी शुरुआत, यानी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। फिर मध्य यानी बीच वाला हिस्सा हमारे आयु का, हमारे एज का, वो होता है तारुण्य, यूथ, यौवन। और उसके बाद जो अंत वाला हिस्सा होता है, द एंड पॉइंट ऑफ आवर
लाइफ इज वार्धक्य, दैट इज द ओल्ड एज। तो इस प्रकार उसके 3 डिवीजन किए गए हैं। तो अंत, मध्य और आदि, ये वय का कैसे हुआ? वार्धक्य, यौवन और बाल्यावस्था, ओल्ड एज, यूथ एंड चाइल्डहुड। तो इन इन अवस्थाओं में, इन इन वय के अवस्थाओं में हमारे शरीर में एक विशिष्ट दोष का प्रिडोमिनेंस रहता है, आधिक्य रहता है। कौन कौन सा? वार्धक्य में वात, यौवन अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में पित्त और बाल्यावस्था में कफ दोष का। तो इनका प्राधान्य रहता है। अर्थात क्या होता है, देखो आप जो वृद्ध लोग देखते हो तो उनमें, उनके शरीर में वात के, जो हमने देखा अभी अभी कि वात दोष, ये वायु और आकाश महाभूत इनसे बना है। और वायु यानी क्या? समझो हवा होगी, उसको हम वायु कहेंगे। जो सृष्टि में बाहर जो हवा बहती है, विंड बहती है, वही एक वायु महाभूत का एक रूप है। वैसे ही शरीर में क्या होता है कि बहुत अगर ये वायु बढ़ गया, अगर वार्धक्य में या ओल्ड एज में, तो फिर जो शरीर में आप देखते हो कि वृद्ध लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी जो त्वचा है उन पे झुर्रियां आ जाती है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, उनके जो जोड़े होते हैं, उनमें से आवाज आने लगती है, शरीर में सूखापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे इंडिकेशन है कि शरीर में वात दोष का प्राधान्य है। पित्त दोष मध्यावस्था में, यानी जो यूथ होता है, जो हमारे अराउंड 20s 30s 40s, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, उनमें उनमें क्या होता है? तो उनमें भी जो एक पित्त यानी क्या, अग्नि और जल, इनके इन महाभूतों से बना हुआ दोष। सो हम इन अवस्था में जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, जो हमारा एग्रेशन होता है, जो हमारी भूख होती है, ये सारी बातें बहुत अच्छी होती है, ये पित्त की वजह से होती है। और बाल्यावस्था में देखो कफ दोष ज्यादा होता है, तो बच्चे इमीडिएटली प्राय जन्म के बाद कैसे होते हैं? वो अच्छे से उन्हें उनके गाल देखो, उनके हाथ पैर देखो, मृदु होते हैं, गोल आकार होते हैं, उनका जो एक वर्ण होता है वो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये सारे इंडिकेशन है कि उनमें शरीर में कफ दोष का आधिक्य है। तो सिमिलरली हर एक आगे आगे हम जैसे देखने वाले हैं कि इन टिपिकल कंडीशन देयर आर द टाइम slots in which a single dosh is more predominant and it is perceived by their predominance of functions। उनके जो मुख्य कर्म है, उनके जो रिफ्लेक्शंस है, उनसे हमें ये बातें समझ में आती है। वैसे भी ये तो वही कहा हुआ, हमें दिन रात में भी ये बातें देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार? अह यानी दिन, ये दिन यानी दिन के अंत में वात प्रदान होता है। दिन का अंत यानी सूर्यास्त के आसपास का समय, शाम का समय। दिन के मध्य में यानी दोपहर में पित्त का प्रधान होता है, प्राधान्य होता है। और दिन के शुरुआत में यानी सूर्योदय के बाद कफ का प्राधान्य होता है। रात में भी वही बात है। वात सवेरे के पहले, जो जस्ट बिफोर सनराइज, जो रात का समय होता है, तब वात का प्राधान्य होता है। और इसीलिए हमें हमारे शास्त्र में ब्राह्म मुहूर्त को उठने के लिए कहा है। ब्राह्म मुहूर्त ये सूर्योदय के पहले तकरीबन 1.5 घंटे से लेके 45 मिनट्स तक का जो टाइम स्लॉट है, उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा गया है। यानी वो काल जो सूर्योदय से सवेरे से पहले वाला है, वो किस दोष का प्राधान्य है? वात दोष का प्राधान्य है। और इसीलिए अगर आप उस समय में उठ जाओ तो मल मूत्र इनका विसर्जन होना, यानी पेट साफ होना, यूरिन को अच्छे से हो जाना, ये बहुत ही आसानी से होता है। कॉन्स्टिपेशन, फिर बहुत प्रवण करने की आवश्यकता, यानी जोर लगाना, ये बातें करने की आवश्यकता कभी भी होती नहीं है। तो ऐसी बातें हमारे स्वास्थ्य में भी ऑब्वियसली हम को रिलेट कर पाते हैं। उसका एक यहाँ पे वो उदाहरण था कि कैसे रात्रि यानी जो सूर्योदय के पहले की जो हिस्सा है, वहां पे वात का प्राधान्य होता है। और इसलिए तब उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे आइडियल कहा गया है। फिर हो गया आधी रात यानी मिडनाइट, वहां पे पित्त का प्राधान्य रहता है। और शाम के बाद जो तुरंत फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट, वो कफ का प्राबल्य रहता है। अब बहुत लोग सौकर्य के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ ईज, उसको टाइम घड़ी के आधार पर उनको बांटते हैं। यानी जो सुबह का समय रहता है 6 बजे से 10 बजे तक, वो कफ का रहता है। 10 से 2 पित्त का, 2 से 6 वात का, एंड अगेन द सेम रिपीटेशन इन द नाइट एज वेल। लेकिन हमारा दिन और हमारी रात, ये सूर्योदय और सूर्यास्त इन पे निर्भर करती है। तो इन घड़ी के ये समय भी ये सीजन के अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। तो इन जनरल याद रखने के लिए
ये टाइम जो स्लॉट्स है 10, 2, 6, ये याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना है कि ये समय के जो स्लॉट्स है वो आगे पीछे हो सकते हैं एज पर द टाइम्स ऑफ सूर्योदय और सूर्यास्त। और अगर ऐसा करें तो आपको एग्जैक्टली दिन के कौन से भाग में कौन सा दोष अधिक एक्टिव है ये बात समझ में आई। इसका व्याधि या डायग्नोसिस में भी कितना महत्वपूर्ण रोल है कि कौन से काल में रुग्ण के कोई विशिष्ट कंप्लेंट अधिक देखने के लिए मिलती है, उसके आधार पर में बात देखते हैं कि उसके पीछे ये दोष ये ज्यादा बलवान होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी शाम होते होते मेरा शिरशूल बढ़ने लगता है, शाम होते होते मेरा पेट दर्द बढ़ने लगता है, अगर ऐसे कोई बात कहे तो इसका अर्थ हम ऐसा देखेंगे कि मानो 2-3 बजे के बाद 6-7 बजे तक अगर उसकी कोई भी कंप्लेंट बढ़ रही है तो वो काल कौन सा है, वो काल वात दोष के प्राधान्य का है। तो इसका अर्थ है कि वात दोष के कारण उसमें वो कंप्लेंट उत्पन्न हो रही है, तो फिर हम हमारी जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, वो पूरी वात दोष पे फोकस करते हैं। अगर दोपहर में जैसे जैसे सूरज सिर के ऊपर चढ़ जाए वैसे वैसे शिरशूल यानी हमारे सिर का अंदर दर्द बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे सूरज ढलते जाए वैसे वैसे हमारा सिर दर्द कम होने लगता है। इसका अर्थ बहुत ही सहज है कि पित्त दोष का प्राधान्य है, तो हमें पित्त के कम करने वाले जो भी औषधियां है, जो भी आहार है, वो देने की आवश्यकता होती है। सो ऐसे बहुत सारे रिलेवेंसेस हम चिकित्सा में देख पाते हैं अगर हम ये कंसेप्ट समझ में ले तो। ओके। और भुक्त, भुक्त का अर्थ क्या है, खाना खाने के बाद तुरंत। तो खाना खाने के बाद कुछ समय बाद यानी अंत में वात का प्राबल्य होता है, खाना खाने के बाद उसके पहले कुछ घंटे बाद पित्त का, और खाना खाने के बाद तुरंत जो समय है वो कफ दोष का प्रधान होता है। और इसीलिए देखो ना, खाना खाने के बाद तुरंत हमें थोड़ा सा एक भारीपन रहता है, पेट भारी रहता है, हमारा मन ये भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई 10 मिनट आंखें बंद करके बैठे, कुछ दौड़ना भागना करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन धीरे 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 हमें हल्कापन आने लगता है, और फिर जब खाना पूरा पच जाए तो फिर हमारा शरीर पूरा पुनश्च हल्का हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत कफ का प्राधान्य, जो कि पृथ्वी और जल महाभूतों से बना है, जो भारी है, गुरु है, उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे शरीर पे और हमें हमारे मन पे देखने के लिए मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद पित्त, और फिर थोड़ी देर बाद वात, इन दोषों का प्राधान्य हमें देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज ऑल दिस मीनिंग, ऑल दिस एलेबोरेशन is found in this simple one line which is tells about that is the beauty of ग्रंथ, कि वो बहुत बड़ा अर्थ है, वो बहुत ही भाषा का बहुत ही सुंदर उपयोग करके अत्यंत संक्षेप में हमारे सामने रखते हैं। उसको एलेबोरेट कैसे करना है ये दिखाने के लिए हमें टीकाएं मदद करती है, और फिर हमें इतना बड़ा आशय समझ में आता है। वयो रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्यादिगाह क्रमात्, इसका अर्थ हमने अभी अभी देखा। अभी अभी तक किसी को कोई शंका है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर ये बातें सारी समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके फाइन। आगे देखिए, तैर्भवेद विषम तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि ही समय ही समहा। तई ही, वो भी सर्वनाम का ही रूप है, तत्सर्वनाम का जो हमने ते देखा था उससे और एक तई ही ऐसा रूप है। तई ही उन दोषों से, तो अभी तक हमने ते देखा था यानी वो दोष, अभी उन्होंने तई ही इस सर्वनाम का जो रूप है उसका अर्थ है उन दोषों से। क्या उन दोषों से, अग्नि ही, अग्नि, ये अग्नि का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो अग्नि जो हमारे शरीर में अग्नि महाभूत का रिप्रेजेंटेशन है, जो हम बाहर भी देखते हैं कि इसको आग, या जहां जहां पे भी उष्णता होती है, जहां जहां पे भी गर्माहट होती है, वो अग्नि महाभूत के कारण होती है। वैसे ही हमारे शरीर में जो भी औष्ण है, जो भी गर्माहट है, वो अग्नि महाभूत के कारण है। और हम बाहर भी ये बात बिल्कुल देखते हैं कि जब भी हमें किसी भी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना हो, यानी whenever we have to make any kind of changes, any kind of transformation in a state of a substance, we need heat. आप देखो, आप अगर आपको किसी भी वस्तु को स्टोर करके रखना है कोई बदलाव किए बिना, तो हम उसको फ्रीज करते हैं, वी कीप इट इन द फ्रीजर, हम उसको बहुत ठंडा रखते हैं।
तो फिर वो वस्तु में बदलाव नहीं होते, वो वस्तु वैसे के वैसे बहुत देर तक रह सकती है। लेकिन जब हम किसी में अग्नि देते हैं, मानो दही हो, तो दही को जब हम लगाते हैं तो जो समर्स होते हैं उसमें दही जल्दी लग जाता है, लेकिन विंटर्स में दही लगने में समय लगता है, क्योंकि जो उसके अंदर की प्रक्रिया है बहुत स्लो होती है विंटर्स में। लेकिन समर्स में औष्ण्य होने के कारण उसके अंदर के जो बदलाव है बहुत जल्दी 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 होते हैं, और दही भी बहुत जल्दी लगता है, और वो खराब भी जल्दी होता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ये अग्नि महाभूत और उसके अंदर की जो ये उष्णता है, ये किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मूलभूत है, आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे शरीर में भी जब हम आहार का सेवन करते हैं, व्हेन वी कंज्यूम द फूड, उसका पचन होना ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। हम जो भी खाना खाएंगे, रोटी सब्जी दाल चावल मीठा, ये सारा, ये खाने के बाद उसका पूरा का पूरा कन्वर्जन, उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे शरीर के घटकों में होता है। हमारे शरीर को जो जो भी आवश्यक है वो सारे घटक हमें इस आहार से मिलते हैं। उसके लिए हमें आहार को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर करना पड़ता है, उसको पूरा बदल देना पड़ता है। अब देखिए ना कितने मजे की बात है, आप कुछ भी खाओ, आप हरे रंग की सब्जी खाओ, आप लाल रंग का टमाटर खाओ, आप पीले रंग का नींबू खाओ, कुछ भी लो, आप किसी भी रंग का कुछ भी पदार्थ सेवन करोगे, फिर वो कितना भी गाढ़ा हो पतला हो, उसमें चबाने की जरूरत पड़े, पीने की जरूरत पड़े, उस रंग के अकॉर्डिंगली, उस कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली, उस उसका स्पर्श के अकॉर्डिंगली हमारा शरीर रोज रोज लाल हरा पीला, कभी गाढ़ा कभी पतला ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर ऐसी सिस्टम काम करती है कि किसी भी प्रकार का आहार अगर सेवन करते हैं वेरिड, तो भी उसका ब्रेकडाउन कर कर हमारे शरीर में जो भी रंग अपेक्षित है, जो भी कंसिस्टेंसी अपेक्षित है, उनमें उसका कन्वर्जन कर देते हैं। सो दिस प्रॉपर कन्वर्जन इज बिकॉज ऑफ दिस अग्नि। तो आहार को अच्छे से पचाने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? अग्नि करता है। और अग्नि शरीर में जहां जहां पे हमारे जो व्यवहार चलते हैं, जहां जहां पे ऐसी प्रोसेसिंग चलती है, अब ये पचन ये सिर्फ पेट में नहीं होता, ये हमारे शरीर के हर कोने में सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतस में होता है। तो जहां जहां पे ऐसे बदलाव की अपेक्षा है, फिर दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ केमिकल फिजिकल कन्वर्जन, एंड इट कैन हैपन एट द मोस्ट माइन्यूट सेलुलर लेवल। तो हर एक सेल में, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल देखने के लिए जाए तो हर समय बदलाव होते रहते हैं, कोई प्रोसेस होती रहती है। तो ये सारा अगर हम देखेंगे तो वहां वहां पे अग्नि की उपस्थिति होनी होनी है। लेकिन अग्नि यहाँ पे जो अर्थ अपेक्षित है, जो हमारा मुख्यत्वे आहार पचता है, हम आहार लेते हैं, वो कहाँ पे जाता है? हमारे पेट में जाता है। और पेट में जहाँ पे आहार के पचन की, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वहां पे जो अग्नि रहता है उसको हम कहते हैं जाठर अग्नि। जठर इसका अर्थ है पेट, उदर। वहां पे जो अग्नि रहता है उसको हम जाठर अग्नि कहते हैं। तो उस अग्नि का मुख्यत्वे वर्णन यहाँ पे देख रहे हैं हम, कि वो अग्नि जो हमारा आहार पेट में पचाता है, वो अग्नि जो हमारे आहार को कंज्यूम करने के बाद उसके अलग अलग विभाग करता है, उस पर अलग अलग संस्कार करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूम फूड, दैट इज अग्नि वी आर टॉकिंग अबाउट। अब वो अग्नि कहाँ पे है? पेट में है। और हमने इसके पहले के सूत्र में अभी अभी देखा कि ये जो दोष है ना, वात पित्त कफ, वो व्यापिनः, वो शरीर में सर्वत्र फैले हुए हैं। अगर वो शरीर में सर्वत्र फैले हुए हैं तो इसका अर्थ है कि वो पेट में भी होंगे। तो अगर वो पेट में है तो उसमें से कौन सा दोष उसका प्रिडोमिनेंस है? ये प्रिडोमिनेंस हर एक शरीर में फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट कैन वेरी। किन लोगों के पेट में अग्नि जहाँ पे है वहां पे वात का प्रिडोमिनेंस रहता है, कुछ लोगों के पेट में पित्त का रहता है, कुछ लोगों के पेट में कफ का रहता है, और कुछ लोगों के इस पेट में जहाँ पे अग्नि है वहां पे वायु पित्त कफ इनका बैलेंस रहता है। कोई भी एक प्रिडोमिनेंट रहता नहीं है, बट दिस ऑल थ्री वायु पित्त कफ दे आर ऑल को एग्जिस्टिंग पीसफुली। उनमें कोई भी एक डोमिनेंट नहीं है, दे ऑल थ्री आर टुगेदर, nobody is dominant, nobody is recessive, but they are coexisting peacefully। ऐसी अवस्थाएं हो सकती है और ऑब्वियसली इनका रिफ्लेक्शन
हमें उस अग्नि के कार्य में भी देखने के लिए मिलता है ना। अगर वायु या वात दोष ये प्रिडोमिनेंट हो, ये प्रधान हो, तो वो स्वतः के जो लक्षण है, खुद की जो प्रॉपर्टीज है, उनको दिखाएगा। पित्त कफ की प्रॉपर्टीज हमें नहीं दिखेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली द डोमिनेंट विल स्पीक। अब मानो हम कोई भी सरकार है, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में एक सरकार है, और उस सरकार में समझो जो 50% मेजोरिटी या 70% मेजोरिटी एक पक्ष की है, तो उसका आवाज बड़ा होता है। वो सारे के सारे जो बिल्स होंगे, जो भी नियम होंगे नए, वो आसानी से पारित कर देता है, क्योंकि उसका प्रिडोमिनेंस है। तो समझो भाजपा का प्रिडोमिनेंस है, तो जो सारे नियम होंगे वो उसके विचार के अकॉर्डिंगली पूरे देखे जाएंगे। अगर कांग्रेस का प्रिडोमिनेंस है, अगर मानो 60-70% जो सारे जो सांसद है वो कांग्रेस पक्ष के हैं, तो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंगली पूरा संसद चलेगा, नियम चलेंगे, देश चलेगा। लेकिन अगर तीनों मंथड़ मंथड़ होंगे, तो तीनों को मिलकर आगे चलना होगा, किसी एक का प्रिडोमिनेंट नहीं रहेगा। वैसे ही हमें अग्नि, आगे जाके कोष्ठ, वहां पे या प्रकृति, ये जो संकल्पने आने वाली है उनमें देखने के लिए मिलता है। तो देखो, ये जो आहार पचने वाला अग्नि है, वो अगर वायु का प्रिडोमिनेंट रहा तो विषमः भवेत्, भवेत् यानी विषम होता है। अगर पित्त का प्रिडोमिनेंस रहा तो तीक्ष्णः भवेत्, कफ का प्रिडोमिनेंस रहा तो मंदः भवेत्। और अगर तीनों दोष सम है, सम यानी दे आर इन द इक्वल क्वांटिटी, दे आर इन द इक्विलिब्रियम, देन अग्नि भी कैसा रहता है, सम भवेत्। तो समय ही समः अग्नि भवेत्। इस प्रकार के अग्नि की 4 कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे की है। तो विषम यानी क्या? तो विषम का अर्थ ऐसा होता है कि मानो एज अ स्टैंडर्ड एक ढंग का दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा एक जो नॉर्मल फूड है, वो अगर ये बंदा खाए जिसका अग्नि विषम है, तो कभी उसका अग्नि उस जो आहार को अच्छे से पचा लेता है, कभी कभी उसको अच्छे से पचाता नहीं। सो देयर इज अ रैंडमनेस इन द डाइजेशन प्रोसेस। कभी समटाइम्स इट इज बिहेविंग प्रॉपरली, समटाइम्स इट्स डाइजेशन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। तो कभी वही अन्न अच्छे से पच जाता है, कभी वही अन्न अच्छे से पचता नहीं है, इसको हम विषम अग्नि कहेंगे। और ये विषम क्यों रहता है? व्हाई देयर इज रैंडमनेस? इट इज बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस ऑफ वायु। जो हवा होती है ना, हवा कभी जोर से बहती है, कभी बहती नहीं है, कभी ऊपर नीचे बहती है। उसी प्रकार से जो वात दोष जो भी इस वायु महाभूत से बना है, वो भी कभी जोर से बहेगा, कभी आराम से बहेगा, और उसका रिफ्लेक्शन हमें इस अग्नि पे देखने के लिए मिलता है। जब पित्त दोष की वजह से पित्त दोष का प्राधान्य हमें अग्नि के जगह पे देखने के लिए मिले, तो पित्त हमने क्या देखा था, किन महाभूतों से बना है? इट इज ओरिजिनली मेड बाय अग्नि महाभूत एंड समवट जल महाभूत। तो अगर वो खुद अग्नि से बना है, तो वो और ज्यादा अग्नि को एक्सप्रेस करेगा, और अतः पित्त ये स्वयं अग्नि गुण प्रदान होने के कारण उससे जो अग्नि बनता है वो भी तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण अग्नि यानी क्या? इस जिन जिन मनुष्यों का अग्नि ये तीक्ष्ण होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में खाना खाकर उसको भी पचा लेते हैं। बार बार उनको खाने की आवश्यकता होती है, और बार बार खाए तो फिर वो आहार पच जाता है, फिर इनको बार बार भूख लगती है। क्यों? तीक्ष्ण यानी उनका अग्नि बहुत स्ट्रांग है, तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो आहार पचाने की प्रोसेस है, बहुत फास्ट फास्ट होती है उनमें, और इसलिए आहार बहुत जल्दी पचता है। लेकिन आहार जल्दी पचता है इसलिए वो ढंग से पचता नहीं है, उससे बहुत ज्यादा जो आहार है उसका कन्वर्जन मल में होता है, वेस्ट में होता है, और जो अच्छा जो उसका जो भाग है बहुत कम बनता है। इसलिए बहुत ज्यादा खाना खाकर भी उनको अल्टीमेटली इनपुट बहुत कम मिलता है। और जो कफ दोष है वो किससे बनाए देखा हमने? पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत। समझो आप आग पे मिट्टी डालोगे, पानी डालोगे, तो वो मंद होने वाली है ना। वैसे ही यहाँ पे भी अग्नि जो है हमारा, वो कफ दोष के कारण मंद हो सकता है। तो जिनमें कफ दोष का प्राधान्य है अग्नि पर, उनका अग्नि मंद होता है। यानी क्या कि सिंपल भी आहार खा ले तो उनको पचने के लिए बहुत समय लग जाता है। जो अदरवाइज आप और मैं सामान्य तौर पर 5-6 घंटे में पचा लेंगे, उसको 8-9 घंटे लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अग्नि मंद है। दैट मीन्स द डाइजेशन ऑफ दैट पर्सन इज डल, the speed of digesting the food is very slow। और समय ही समहा, जिसका जिनमें वात पित्त कफ ये तीनों बैलेंस रहते हैं, किसी एक का प्रिडोमिनेंस नहीं रहता है, उसमें हम सामान्य तौर पे आहार
ऐसा कहते हैं, ग्रंथकार ने कहा है कि अगर योग्य प्रमाण में जो ग्रंथ के नियम है उस प्रकार आहार सेवन करे तो आहार पचने के लिए 9 से 12 घंटे काफी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रायः आयुर्वेद के हिसाब से दिन भर में 2 बार ही खाना खाना अपेक्षित है और दोनों बार समय पे खाना पच जाता है, दूसरी बार भूख भी लग जाती है और उस आहार का पचन भी ढंग से होता है। दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन अ रेगुलर मैनर। तो 9 से 12 घंटे में आहार पचना, फिर भूख लगना, फिर आगे का खाना खाना, वो भी पचना। दिस इज द आइडियल कंडीशन विच इज नोन बाय द सम। तो ये सम अग्नि कब होता है? जब कोई भी एक दोष प्रेडोमिनेट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया अग्नि के वक्त दोषों का जब प्रभाव हो तो क्या काम देखने के लिए मिलता है। द सेम लॉजिक इज फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट एज वेल, दैट इज कोष्ठ। कोष्ठ क्रूर मृदुर्मध्यो मध्यस्यातैः समैः अपि। तो तई ही, फिर एक बार आया देखो वही सर्वनाम का रूप, उन दोषों से, क्रमात यह शब्द जो ऊपर आया था वो नीचे भी उसका अनुवर्तन करना है। हमने उस शब्दों का अर्थ नीचे भी लगा के रहना है कि क्रम वही फॉलो करना है, वायु पित्त और कफ। क्या? उनसे कोष्ठ, अभी आप सिर्फ सुन लो, कोष्ठ संकल्पना हम देखेंगे। कोष्ठ, इसका एक वन वर्ड जो मीनिंग है वो है मल प्रवर्तन होने में सौकर्य या आसानी। क्या क्या उसमें उन्होंने कहा है देखो, क्रूरहा। क्रूरहा सबसे पहले कौन सा दोष है? वायु। सो वायु दोष से कोष्ठ क्रूर होता है। मृदु कोष्ठ पित्त के कारण होता है। मध्य कोष्ठ कफ के कारण होता है। और समही अपि, अपि शब्द जो अंत में आया है उसका अर्थ हमने क्या देखा था? उससे भी, ऑल्सो, मराठी में सुद्धा। तो जो समय समय ही ये आया है ना, फिर एक बार समय ही यानी समय ही दोष ही। सो समदोषों के कारण भी कोष्ठ मध्य ही होता है। तो ये क्रूर मृदु मध्य कोष्ठ, ये क्या बातें हैं या कौन से क्या संकल्पनाएं हैं? तो कोष्ठ, इसका अर्थ है मल प्रवर्तन होने में सौकर्य या आसानी। द इज टू टू पास द स्टूल्स, पेट साफ होने में जो आसानी या मुश्किल होती है उसको हम कोष्ठ इस संकल्पना से समझते हैं। तो जिनका पेट साफ होने का जिस प्रकार की उनकी कंडीशन है उस प्रकार का उनका कोष्ठ कहा गया है। तो क्रूर कोष्ठ यानी क्या? देखिए कि क्रूर कोष्ठ यानी बड़े कष्ट से मल प्रवर्तन होता है, बड़े कष्ट से पेट साफ होता है। उस इन लोगों को आसानी से, मतलब अगर इन लोगों को आप कोई पेट साफ होने वाली दवाई दे दो, बहुत लोग लेते हैं ना, त्रिफला चूर्ण लेते हैं, या बहुत लोग गर्म पानी पीते हैं सुबह उठने के बाद, फिर भी इनका पेट साफ नहीं होगा, इनको कहेंगे क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ यानी क्या? नाम ही देखो, मृदु यानी सॉफ्ट। तो इनमें कोष्ठ ये बड़े आसानी से थोड़ा गर्म पानी पी ले, थोड़ा दूध भी पी ले, या थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण खा ले, इमीडिएटली उनका पेट साफ हो जाएगा, उनको मृदु कोष्ठ कहते हैं। मध्य यानी इन दोनों के बीच वाला, कि इनका इतना भी क्रूर नहीं होता कि कुछ भी करो पेट साफ नहीं होता, लेकिन इतना भी उनका मध्य मृदु नहीं होता कि थोड़ा सा कुछ तो दूध पी ले या गर्म पानी पी ले पेट साफ हो गया। इट इज इन बिटवीन, इट इज द मिडवे। सिमिलरली कफ और समदोष दोनों से ये कोष्ठ मिडवे होता है। अब देखिए, जब वात दोष है तो हमने देखा था कि वात दोष है ये वायु से बना है, और वायु का जो गुण होता है वो रुक्ष होता है, यानी सूखापन लाता है। हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो बाहर भी देखूंगा, अगर हम अपने हमारे कपड़े अगर हम हवा में सूखने के लिए रख देते हैं तो वो सूख जाते हैं, कभी धूप की भी आवश्यकता नहीं होती, वो वायु के कारण भी वो सूख जाते हैं। वैसे ही शरीर में भी जब वायु का प्रिडोमिनेंस हो तो सूखापन बहुत होता है, और जब पेट में सूखापन बहुत ज्यादा हो तो रफनेस होता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जितना जितना अधिक फ्रिक्शन उतना ज्यादा समय लगने वाला है, कष्ट लगने वाले हैं उसमें से कोई भी वस्तु आगे जाने में। और इसीलिए पेट साफ होने के लिए जो भी स्टूल्स पास होने की आवश्यकता होती है बहुत धीरे धीरे बहुत कष्ट से आगे आगे जाते हैं, जब ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो। वो किसके कारण होता है? वायु के कारण। और इसलिए वायु से जो कोष्ठ होता है यानी मन प्रवर्तन यानी स्टूल्स का पैसेज होता है वो बहुत कष्ट से होता है, इसलिए उसको क्रूर कोष्ठ कहते हैं। Same logic we can apply for Mrudu and Madhya. So see how dosha are showing their impact on Agni, Koshtha and so on. Okay, moving ahead. अब प्रकृति देखेंगे। प्रकृति, प्रकृति ये बात, ये शब्द आपने अभी तक बीएमएस के पहले भी सुना होगा।
प्रकृति, इसको एलेबोरेटली आप इस साल सीखने वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे जो रिलेवेंट बात है उसको उतना आप सामने रखूंगा कि प्रकृति का अर्थ होता है कि हमारे शरीर का नेचर, हाउ आवर बॉडी इज बिल्ट। और हर एक के शरीर की जो स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, वो थोड़ी अलग अलग होती है। आप देखते हैं कि कोई कहीं भी दो शरीर ये एक जैसे नहीं होते, और स्टिल ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि दो शरीरों में कुछ कुछ बातें सामान्य भी होती है। देयर इज ऑल्सो रिसेम्बलेंस ऑल्सो। सो ये सारी बातें प्रकृति के कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या है प्रकृति? देखो, पहले हम सूत्र पढ़ते हैं और फिर उसको समझ के लेते हैं। शुक्रार्तव स्थैर जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीन मध्योत्तमाः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या विदोषजाः। शुक्रार्तवस्थैः जन्मादौ विषेण इव विषक्रिमेः। तो विषेण इव विषक्रिमेः क्या माजरा है, ये हम अंत में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो, जन्मादौ, जन्म से भी पहले। तो यहाँ पे अरुण नाम के टीकाकार कहते हैं कि मतलब एग्जैक्टली कब, तो गर्भाधान काले, जन्म प्रारंभ में। गर्भाधान यानी जब कंसेप्शन होता है, मतलब यानी कब, यानी जब स्त्री बीज और पुरुष बीज ये गर्भाशय में उनका संयोग होता है, उनकी यूनियन होती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नोन एज कंसेप्शन। दैट इंस्टेंस इज नोन एज कंसेप्शन। तो गर्भ बनता कब है? गर्भ जो तब बनता है जब ये स्त्री बीज और पुरुष बीज गर्भाशय में उनका संयोग होता है, वो कंबाइन होते हैं। तो तब हमें हमें भी वो संकल्पना देखी कि ये दोष व्यापिनः, वो पूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं। तो माता और पिता, इनके शरीर में जो भी ये बीज भाग है उनमें भी ये व्याप्त होंगे। तो माता के शरीर में जो भी स्त्री बीज है और पिता के शरीर में जो पुरुष बीज है, उनमें भी तीनों दोष होने वाले हैं। और उनका जो परसेंटेज है, उनकी जो कंडीशन है, वो अलग अलग हो सकती है। तो जब इन गर्भ का कंसेप्ट गर्भाधान के समय, यानी एट द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन, जब ये स्त्री बीज पुरुष बीज ये दोनों एक साथ आते हैं, तो उनमें ऑलरेडी दोषों के कुछ विशिष्ट जो स्टेट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। यानी स्त्री बीज में वात पित्त कफ, इनका कुछ तो प्रिडोमिनेंस है। शायद वात ज्यादा होगा, शायद पित्त ज्यादा होगा, शायद पित्त कफ दोनों ज्यादा होंगे, वात कम होगा, व्हाट एवर इट इज, but they are already there and they depend on the body of that woman. और सिमिलरली पुरुष बीज में भी जो दोषों की लेवल है वो उस पुरुष के शरीर में जो पहले से थी उस पर निर्भर करेगी। एंड नाउ व्हेन दे आर गेटिंग टुगेदर, व्हेन दे आर गेटिंग कंबाइंड टुगेदर, अब उनमें जब एक साथ आएंगे फिर उन दोनों का मिश्रण होगा, है ना। जब समझो मैं किसी को कहूंगा कि मैं समझो मैंने दोनों को कहा कि भाई राम और लक्ष्मण दोनों को मैंने कहा कि अब दोनों केला, उसके साथ अनार और उसके साथ अंगूर, ये तीनों फल लेके आओ। और मैंने ये नहीं कहा कि कितने प्रमाण में फल लाने हैं, बस मैंने उनको कहा है कि भाई आपको ये 10 रुपए है, 10 रुपए में आपको तीनों फल लाने हैं, तीनों फल आने चाहिए, लेकिन कितने कितने आने चाहिए ये आप निर्भर करो। तो दोनों अलग अलग प्रमाण में फल ला सकते हैं। कोई 5 रुपए के केले लाएगा, 3 रुपए के अंगूर लाएगा, 2 रुपए के अनार लाएगा। एंड दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो सिमिलरली यहाँ पे भी स्त्री बीज पुरुष बीज में इनका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वात पित्त कफ का, ये वेरी हो सकता है। और जब इन दो बंदों ने, राम लक्ष्मण ने जो भी फल लाए हैं, उन दोनों फलों को फिर एक बार मैं इकट्ठा करूं, तो कुल मिलाकर केले एक साथ रखूंगा, अनार को एक साथ रखूंगा, और जो भी अंगूर लाए हैं उनको भी साथ में रखूंगा, और फिर उनका फिर एक बार जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग हो गया। सिमिलरली एट द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन इन द वूम्ब ऑफ द मदर, ये जब स्त्री बीज पुरुष बीज एक साथ आते हैं तो उनके अंदर दोषों की जो लेवल्स है, अवस्थाएं है, वो भी एक साथ आ जाती है। और फिर उनका जो प्रिडोमिनेंस रहेगा, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन हमें गर्भ में देखने के लिए मिलता है। और वो जो लेवल्स होंगी दोषों की, उनसे प्रकृति बनती है। प्रकृति यानी उस गर्भ के शरीर की जो भी आगे नेचर होने वाला है, the basic nature of the body is has impact of the distribution of this kind of dosha. Okay, and that's why शुक्रार्तवस्थैहि दोषैहि, शुक्रस्थ आर्तवस्थ, शुक्र यानी पुरुष बीज, आर्तव यानी स्त्री बीज। तो जब शुक्रस्थ यानी पुरुष बीज में जो भी दोषों की लेवल से, और आर्तव यानी स्त्री बीज में
जो भी दोषों के लेवल के बीज है वो जब एक साथ आते हैं, कब? गर्भाधान के काल में। तो जो भी दोषों का प्रेडोमिनेंस होता है, जो अगर कुल मिलाकर वात का प्रेडोमिनेंस हुआ तो हम कहेंगे कि वात प्रकृति होने वाली है। अगर पित्त का प्रेडोमिनेंस रहा तो पित्त के लक्षण उस शरीर पे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और कफ का प्रेडोमिनेंस रहा तो कफ प्रकृति देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार प्रकृति गर्भ बनने के समय बन जाती है। ओके, अब उसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है देखिए। तही ही उन दोषों के द्वारा तीसरा पृथक प्रकृतया, पृथक यानी अलग अलग, तीसरा यानी तीन। तो अगर एक सिर्फ केले बहुत ज्यादा हो, यानी कुल मिलाकर 2 अनार, 5 अंगूर और 10 केले हो, तो एक दोष का ही ज्यादा प्रेडोमिनेंस है। तो उनमें तीसरा पृथक प्रकृतया, 3 अलग अलग प्रकृतियां बनती है। कैसे? एक दोष से लेकर वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। इन प्रकृतियों में जो अन्य दोष होंगे वो बहुत कम कम होंगे, उनमें उनका जो ये होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा बहुत कम होगा। और इसलिए, और इनमें उन्होंने क्या कहा है कि इन जनरल फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव जो वातज प्रकृति है वो हीन होती है, पित्तज प्रकृति है वो मध्य होती है, और कफज प्रकृति है वो उत्तम होती है। अभी सिर्फ इसको बात को ध्यान में रखो, यहाँ पे प्रकृति क्यों होती है, इससे क्यों होता है, उनमें क्या लक्षण होते हैं, ये सारी बातें आप ग्रेजुअली सीखोगे। लेकिन हीन हीन मध्योत्तम पृथक, ये क्रमशः वातज, पित्तज, कफज प्रकृति के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ कहा गया है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज नॉट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि सारे फल ये सेम हो, यानी जितने केले उतने ही अनार और उतने ही अंगूर, उसको हम क्या कहेंगे? समधातु। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने समदोषा नहीं कहा है, समधातु कहा है। धातु इस शब्द का अर्थ होता है धारण करना, धारण करने वाले यानी क्या? जो शरीर का धारण करते हैं, जो शरीर को कोई भी पीड़ा नहीं देंगे, उनको हम धातु कहेंगे। तो यहाँ पे वात, पित्त, कफ, इनको दोष कहे बिना धातु कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये यहाँ पे समय है, क्योंकि साम्य अवस्था में है, यानी अविकृत है। जो बात हमने पहले देखी थी, विकृत अविकृतम। और अगर वो अविकृत हो, इफ दे आर इन देयर नॉर्मल क्वांटिटी, then they won't cause any kind of trouble, any kind of problem। और फिर उनको दोष, दोष यानी जो दूसरों को बिगाड़ रहे हैं, ऐसा हम क्यों कहेंगे? That's why as their roles change, we change their nomenclature। कि भाई अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आप नॉर्मल लेवल पे हो, तो आप धातु हो गए, क्योंकि आप शरीर का सिर्फ धारण कर रहे हो, आप उसमें कोई भी दोष नहीं उत्पन्न कर रहे हो, और इसलिए यहाँ पे उन्होंने धातु इस शब्द का उपयोग किया है। तो वात, पित्त, कफ अगर नॉर्मल अवस्था में हो, साम्य अवस्था में हो, तो सम धातु प्रकृति होती है, उसको हम कहते हैं सम प्रकृति। और जो प्रकृति होती है सम प्रकृति, वो समस्तासु श्रेष्ठा, सारे प्रकृतियों में श्रेष्ठ होती है, क्योंकि सारे दोष नॉर्मल है, नॉर्मल अवस्था में है। तो कोई भी दोष प्रिडोमिनेंट नहीं है, तो कोई भी दोष अन्य वस्तुओं को दुष्ट नहीं करेगा, कोई भी कर्म नहीं बिगाड़ेगा। और द्विदोषजाः निंद्याः, द्विदोषज, वात पित्तज, पित्त कफज, यानी तीनों में से 2 दोष प्रिडोमिनेंट है, यानी 3 में से 2 लोग गुंडे निकले, तो 2 लोग गुंडे निकले तो शरीर को भारी मात्रा में पीड़ा करेंगे। और इसलिए सबसे निंद्य, यानी अभी हमने जो जो प्रकृति देखी थी, 3 एक दोषज, एक समदोषज, और ये जो 3 है द्विदोषज, यानी 3 में से 2 दोष प्रिडोमिनेंट है, वात पित्तज, पित्त कफज, कफ वात कफज। ये तीनों इन कुल मिलाकर 7 प्रकृति में सबसे वर्स्ट होती है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ वाइज these people will have the worst condition of their health, and this is how the 7 प्रकृति are made। अब मैंने जो कहा था वो विषेण इव विषक्रिमे है। तो अब यहाँ पे हम जैसे उन्होंने कहा है कि ये प्रकृति का उन्होंने एक दृष्टांत कहा है, उपमा दी है, दे हैव गिवन अस अ मेटाफर, कि जैसे विषय से ही विषय युक्त कीड़े का जन्म होता है। तो और सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं, कोई पॉइजनस स्नेक होता है, उसके शरीर में पॉइजन होता है, लेकिन वो उससे ही जन्म होता है उसका, उस पॉइजन से उसकी मृत्यु नहीं होती। द पॉइजन ऑन द बॉडी दे कोएग्जिस्ट एंड दे डाई टुगेदर। वैसे ही जन्म से ही अगर हमारे शरीर में एक आध दोष ज्यादा हो या 2 दोष ज्यादा हो, तो हमारा शरीर बनता ही नहीं। क्या उन्होंने ऊपर क्या कहा था? विकृता विकृतम देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। इसका अर्थ क्या है कि जब वो विकृत होते हैं दोष, तो शरीर का नाश करते हैं,
और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि वात अधिक है, वात पित्त अधिक है, ये विकृति हुई, ये एबनॉर्मल सी हुई। तो ये एबनॉर्मल सी होगी तो फिर देह का नाश होना चाहिए। और आप कहते हैं कि यहाँ से तो देह उत्पन्न होता है, तो वो कहते हैं कि अगर दोषों की ये लेवल जन्म से हो तो फिर वो देह का नाश करती नहीं, किंबहुना इट इज हैबिचुअल टू दैट पर्सन। वो जो दोषों की लेवल है वो उसकी प्रकृति बन जाती है। जस्ट लाइक अगर जन्म से ही शरीर में विष हो तो वो सर्प विष के साथ उसका जन्म होता है, विष के साथ उसके पूरा जीवन व्यतीत होता है और विष के साथ ही उसकी मृत्यु होती है, लेकिन विष के कारण उसकी मृत्यु नहीं होगी। कभी भी सविष जो सर्प होगा, द पॉइजनस स्नेक विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ इट्स ओन पॉइजन। और इसीलिए जन्म से ही उनके दोषों में अगर अधिक्य रहा तो वो उसको उस गर्भ को मृत्यु नहीं देता या उस गर्भ में वो व्याधि उत्पन्न नहीं करता, किंबहुना वो उसकी प्रकृति उत्पन्न करता है। ये बात उन्होंने हमें इस दृष्टांत के द्वारा कन्वे की है। ओके, सो हमने दोषों का प्रभाव अग्नि पे कैसे है जैसा देखा, कोष्ठ पे कैसे है ये देखा, और उसके बाद दोषों के द्वारा ही प्रकृति की घटना कैसे बनती है ये भी बात हमने देखी। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे का भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम आज देखेंगे और फिर रुक जाएंगे। दोषों के गुण कौन कौन से हैं। गुण, गुण का अर्थ है क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले आपको गुण ये संकल्पना इसमें सीखेंगे पदार्थ विज्ञान में। मैं आपको बहुत बहुत ग्रॉस और बहुत क्रूड लैंग्वेज में आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस समझो कोई व्यक्ति है, कोई एक गीता नाम की व्यक्ति है, इस महिला है, वो उस अत्यंत बुद्धिमान है, वो उसका शरीर भी अत्यंत चपल है, यानी वो बहुत ही जल्दी भाग सकती है, दौड़ सकती है, और वो दिखने में भी सुंदर है। तो इसके तीन गुण हो गए कि वो चपल है, वो सुंदर है और वो बुद्धिमान है। अब ये तो उसके जो तीन गुण है उनके द्वारा क्या होता है, वो बुद्धिमान है इसलिए वो उसके इसके जो भी फील्ड होगा, वो फिर पढ़ती होगी कहीं पे उसकी ये होगी, कोई जॉब होगी, वहां पे वो अच्छा काम कर पाएगी, अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, और शी विल मूव अहेड इन हर प्रोफेशन। अगर वो दिखने में सुंदर है तो शी विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स, शी माइट गेट सम अवार्ड आल्सो इन ब्यूटी कंपटीशन। और अगर वो चपल है, अगर वो भागने में जोर से भाग सकती है, तो जो भी अलग अलग भागने वाली क्रियाएं हैं जहां पे उसको दौड़ना होगा, कहीं जल्दी पहुंचना होगा, कोई जल्दी बस पकड़नी होगी, ये सारे काम वो अच्छे कर पाएगी। सो उसके पास जो भी गुण है उसके कारण वो अच्छे अच्छे कर्म कर पाती है। और उसके पीछे है कौन, लेकिन वो सारे गुण, ये सारे कर्म किसके हैं, उस गीता नाम के व्यक्ति के हैं। यानी गीता ये व्यक्ति, इसको हम द्रव्य कहेंगे, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका सौंदर्य, उसका चपलता, इसको हम गुण कहेंगे। और इन गुणों के द्वारा जो कर्म होता है वो अच्छा परफॉर्म कर पाती है, वो अवार्ड जीत पाती है, वो जल्दी दौड़ पाती है, इनको हम कर्म कहेंगे। तो इसलिए सृष्टि में द्रव्य होते हैं, गुण होते हैं और कर्म होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी जो सारे द्रव्य है उनमें हम क्या देख रहे हैं अभी, दोष देख रहे हैं। तो दोषों का भी खुद के गुण होते हैं, खुद के कर्म होते हैं। देखिए, वात नाम का या वायु नाम का जो दोष है, अनिलहा, अनिलहा इसका ये वायु का पर्याय नाम है। तो अनिल और वायु, इसके भी कौन कौन से गुण हैं, तत्र उनमें भी जो अनिल है, वायु है, उनके रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल उसके गुण है। इसके अर्थ क्या क्या देखेंगे। रूक्ष यानी सूखा, यानी जो शोषण का कर्म करता है, शोषण यानी जो सुखाने का कर्म करता है। अब अगर बहुत देर तक अगर हवा में बैठे तो आपकी त्वचा ये सूख जाती है, ये क्यों होता है, ये रूक्ष इस गुण के कारण होता है। लघु, लघु का अर्थ होता है लंघन कर्म, यानी हल्कापन। जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाओगे, समझो भूख लगी है लेकिन खाना नहीं मिल रहा, तो पेट में क्या होता है, हल्कापन उत्पन्न होता है। और वो हल्कापन क्या है, वो इस लघु गुण के कारण है। शीत, शीत का शब्द से अर्थ है ठंडक। तो उसके क्या होता है, आप कभी अगर ठंड में बैठ जाओ, अगर आपके पास स्वेटर नहीं है तो आपको, आप पूरा स्तंभ हो जाता है, यू गो इनटू द स्पाज्म। आप जो आपके शरीर के अवयव है वो सिकुड़ जाते हैं और उसके साथ साथ रुक जाता है। आप देखो कभी भी अगर कोई बहुत ज्यादा पानी बह रहा हो, हिमालय में जाए और वो जब वहां पे बर्फबारी होने लगे तो पानी के जो वहां पे जो प्रवाह होते हैं वो जम जाते हैं। तो वैसे ही
रुकना, जमना, सिकुड़ जाना, ये काम किससे होता है? ये शीत गुण से होता है। पानी बह सकता है लेकिन बर्फ नहीं बह सकता, क्योंकि वो ठंडक की वजह से सिकुड़ जाता है। ये काम होता है शीत गुण का। खर, खर इसका अर्थ क्या है? लेखन कर्म करना, टू स्क्रैप। आप कोई फॉर एग्जांपल सैंड पेपर ले लो, मिट्टी ले लो, और उसको अगर घिसो हमारे त्वचा पे, तो कैसे खरोंचे आएंगी? वो किस कारण होता है? वो खर इस गुण के कारण होता है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ हमें पता है कि जो बहुत ही माइन्यूट हो, माइक्रोस्कोपिक हो। इसका अर्थ है कि ये सूक्ष्म जो वायु होता है वो किसी भी कोने में जा सकता है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि जितनी छोटे छोटे रास्ते हैं, मार्ग है, वहां तक पहुंच के वहां पे उसके कार्य दिखा सकता है। चलो, चलो इसका अर्थ है कि मोबाइल, कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गतिशील। ये सारे गुण किसके हुए? ये सारे गुण वात के हुए। सो अगर वात नाम का व्यक्ति है तो ये उसके सारे गुण हैं, और उसके आगे जो जो लिखे हैं वो उसके सारे कर्म है। ठीक है, पित्त के देखेंगे। पित्तम कैसा है? पित्त सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्णम, लघु, विश्रम, सरम, द्रवम। सस्नेह, स्नेह का घी, तेल, ये स्नेह होते हैं। तो इसमें जो चिकनाई होती है वो स्निग्ध गुण कहलाता है। तो इसलिए स, ये जो उसका एक उपसर्ग आया है, इसका अर्थ है कि थोड़ा। तो पित्त में थोड़ा सा स्नेह होता है, यानी वो थोड़ा स्निग्ध होता है। फिर उसके आगे तीक्ष्ण गुण आया है। तीक्ष्ण गुण यानी किसी को फॉर एग्जाम्पल अगर नुकीला, द पेनिट्रेटिंग पावर और शार्पनेस, जो भी कोई शार्प समझे चाकू हो या कोई भी छुरी हो, वो कैसे काट देगी, वैसे पित्त का काटने का, फोड़ने का जो गुण होता है उसको तीक्ष्ण कहेंगे, जो कि भेदन कर्म करता है या शोधन कर्म करता है, ऐसी परिभाषा है। फिर उष्ण, उष्ण गर्मी ज्यादा होने लगे तो पसीना आता है गर्माहट के कारण, वैसे ही उष्ण गुण ये पित्त का कर्म करता है, स्वेदन कर्म। लघु, लंघन, हमने अभी अभी देखा। इसका अर्थ है कि एक गुण ये अलग अलग द्रव्य में हो सकता है। दो, गीता भी सुंदर है और सीता भी सुंदर है, गीता भी बुद्धिमान है और लता भी बुद्धिमान है। सो देयर कैन बी अ सिंगल गुण कैन बी फाउंड इन मल्टीपल द्रव्य। वैसे ही वायु भी लघु है और पित्त भी लघु है। ओके। विस्र, विस्र का शब्दशः अर्थ है दुर्गंध, फाउल स्मेलिंग। तो इसका क्यों इसका फाउल स्मेल होता है? क्योंकि ये पित्त मल, यानी जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, मूत्र, स्वेद, पुरुष, जो हमारी यूरिन होती है, जो हमारे स्टूल्स होते हैं, इनको दुर्गंध होता है और शरीर उनको दुर्गंध देता है, क्योंकि उस दुर्गंध को जानकर वो मल है ऐसा हम उसको टैग कर सकते हैं कि ऑल द थिंग्स विच आर फाउल स्मेलिंग जनरली इन द बॉडी आर टू बी थ्रोन अवे। जब भी हमारे घर में कूड़े को गंदा आने लगता है तो उसको फेंक देते हैं, हम उसको बना के रखते नहीं पैक करके। वैसे ही जब पित्त का जो कर्म है कि वो हमने अभी अभी देखा कि पचन करना, और पचन करने में जब सारा और किट्ट यानी जो हमें सारे यानी जो शरीर में हमें जो भी जो पचन के बाद का जो भाग हमें चाहिए उसको सारा कहेंगे। और किट्ट यानी क्या? जो भी आहार पचन के बाद स्टूल, यूरिन फॉर्म होते हैं जो कि हम शरीर के बाहर फेंक देते हैं, उनको किट्ट कहेंगे। तो उस किट्ट को लेबल करने के लिए हमें पित्त का विस्र यानी दुर्गंधी गुण कर्म करते हुए देखने के लिए मिलता है। और उससे क्या होता है? उससे उन मलों को दुर्गंधी आती है और फिर शरीर उनको शरीर अंदर टिकने देता नहीं है, वो उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है। सर, सर यानी अगर आप पानी डाल दो तो वो कैसे फैलता है? यहाँ वहां पे जहाँ पे डिक्लाइन होगा वो वहां पे बहते बहते आगे आगे फैलने लगेगा। तो दैट इज दैट टेंडेंसी इज सरगुण, बिकॉज ऑफ सरगुण। सो फैलना या बहना ये सरगुण के कारण होता है। और द्रव यानी लिक्विड नेचर, पित्त ये लिक्विड नेचर का होता है और उसका कर्म, उससे कर्म क्या देखने के लिए मिलता है? भिगोना या गीला करना, ये कर्म पित्त करता है उससे द्रव गुण से। ये हो गए पित्त के गुण। और कफ के गुण क्या क्या है? देखो, कफ दोष के गुण स्निग्ध शीतो गुणुर्मंदः श्लक्ष्णो वृष्ण स्थिर कफः। स्निग्ध यानी स्नेहन कर्म हमने अभी भी पित्त में देखा। ये कर्म अभी यहाँ पे सस्नेह नहीं कहा है तो स्निग्ध कहा है। तो कफ का जो स्निग्ध गुण है वो पित्त से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पे स्निग्ध कहा है और पित्त के वर्णन में सस्नेह कहा है। शीत, वात भी शीत था, कफ भी शीत है, दोनों का कर्म तो वही होने वाला है, स्तंभन कर्म करना या रुकाना। गुरु, गुरु ग्रहण कर्म हम करते हैं ना कि किसी का वजन बढ़ता है या किसी के मांस बढ़ता है, मेद बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, तो वो बढ़ाने का जो काम है ना
वो गुरु गुण से होता है, ब्रूहण कर्म कहते हैं उसको, बढ़ाना। मंद, मंद ये तीक्ष्ण गुण के अपोजिट है, उसका अर्थ है शमन करना, शांत करना। फिर सलक्षण, सलक्षण का अर्थ है स्मूथ। हाउ स्मूथ? जस्ट लाइक अ फेदर और द टच ऑफ अ ग्लास। वो कैसे स्मूथ स्पर्श होता है, वैसा स्मूथ जो स्पर्श है वो सलक्षण गुण कहलाता है। फिर मृत्स्न, मृत्स्न इसका और एक जो पर्याय नाम है वो पिच्छिल, यानी चिपकना। अब गोंद होगी, कोई वो ग्लू होता है जिसको वाणी में डिंका कहते हैं, वो कैसे चिपचिपा होता है, वैसे चिपचिपा ये कफ होता है, जिससे वो शरीर में दो या अधिक चीजों को एक साथ चिपकाने का कर्म करता है, जस्ट लाइक द ग्लू। एंड स्थिर, वात कैसा था, चल था, उसके एग्जैक्टली अपोजिट कफ दोष होता है, वो स्थिर होता है, वो आसानी से एक जगह पे दूसरी जगह, जस्ट लाइक आप देखेंगे ना कोई भी पानी, आई एम सॉरी नॉट पानी, कोई भी गोंद या आपने कोई भी ग्लू लिया, मैंने एक जगह पे रख दिया, या आपने मक्खन लिया, आपने दही लिया, तो वो एक जगह पे बना रहता है, वो हवा में उड़ेगा, यहाँ पे बहेगा, ऐसा नहीं करता है। वैसे ही कफ दोष भी शरीर में स्थिर रहता है, वो वायु के जैसा गतिशील नहीं होता है, और ये सारे कफ दोष के गुण है। ठीक है, तो ये गुण समझने के बाद उसके आगे जो कुछ बातें हैं हम समझ पाएंगे। अभी तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारा आज का समय संपूर्ण हुआ है। हमारा आज का सत्र हम यहाँ पे उसका अध्यापन पूर्ण करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, सत्र रुकाना है यहाँ पे बरखा। सर हाँ बोलिए।